कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और अब तक हम लोगों ने 16 सेट ख़त्म कर चुका हूँ। कितना थे? 16 सेट। अब बारी आ रही है 17वीं सेट की। 17वीं सेट लेके आएंगे और इनके बाद रेगुलर डेली वाइज में हम एक एक सेट ला रहे हैं। और साइड से केमिस्ट्री का भी 8 बजे के आसपास केमिस्ट्री का भी पर डे एक टॉपिक डिस्कशन किया जा रहा है। आप लोग इस चैनल से जुड़े और बहुत सारा लाभ उठाएं। केमिस्ट्री के बाद आर्ट्स का कोई एक टॉपिक उठाने जा रहा हूँ, वो आप लोग का कमेंट बॉक्स के हिसाब से ही मैं काम करूँगा। और अभी हम लोग एडिटोरिया के जो 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको देखने का प्रयास करें। 100 सेट है जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 16 सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। 17वीं सीढ़ी अभी मैं चढ़ने जा रहा हूँ। 17वीं सीढ़ी आप लोगों के बीच ये रहेगा प्रैक्टिस सेट 17। क्या रहेगा? प्रैक्टिस सेट 17। इनका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रखेंगे, जैसे भारत का मैप है, ऐसे रफली बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे भारत का मैप है, ऊपर से ऐसे आएगा, इसके बाद ये यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के बाद ऐसे जाएगा, ऐसे भूटान, इसके बाद ऐसे करके ऐसे ऐसे, इसके बाद ऐसे चलेगा। ठीक है, ये सिक्किम भी, ये पश्चिम बंगाल हो, अरुणाचल प्रदेश हो और सिक्किम। तो बंगाल यहाँ से है, बंगाल जो है, अब देखते हैं, हम दूसरे कलर से देखने का प्रयास करते हैं। बंगाल यहाँ से जो है, अब देखिए सारा स्टेट बता रहे हैं। ये हो गया सिक्किम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया असम और यहाँ हो गया पश्चिम बंगाल। तो भूटान से जो सीमा साझा करता है ये सिक्किम करेगा, अरुणाचल प्रदेश करेगा, असम करेगा और पश्चिम बंगाल करेगा। इस तरह से हम जब आंसर देखते हैं तो इनमें से ये सभी राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर में निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से जो है ये लूनी और माही दोनों नदी निकलती है। कौन कौन? लूनी और माही। लूनी जो है कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाते हैं और ये माही अरब सागर में जाके गिर जाते हैं। अब आगे आते हैं सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है ये जान रहे हैं आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक सबसे ऊंचा स्थान है सैंडल पीक। ये अवस्थित है उत्तरी अंडमान में। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में ये अवस्थित है। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा नदी का सहायक नदी नहीं है। देखिए ये पेनगंगा जो है ये कृष्णा नदी के सहायक नदी में से नहीं माना जाएगा। पेनगंगा नहीं होगा, जबकि अमरावती, पंचगंगा और मूसी ये सारे नदी जो है उनका सीमा क्या कहते हैं सहायक नदी है कृष्णा का। जबकि ये पेनगंगा जो है ये पेनगंगा नहीं है। याद रखेंगे, अमरावती, पंचगंगा और मूसी ये कृष्णा की सहायक नदी है। पांचवा प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो ये असिंचित खेती जो होता है ये किया जाता है दक्कन का पठार में। कहाँ? दक्कन के पठार में असिंचित खेती किया जाता है। अब आपको छठा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, ये जो गर्म हवाएं और शुष्क हवाएं होती है इसी को लू बोलते हैं। ये आप देखे होंगे लगभग गर्मी के सीज़न में, जब गर्मी आती है होली के बाद का सीज़न में, ये लू को आप देखे होंगे, आप लोग महसूस किए होंगे। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों के में समान नहीं होती है। विकासशील या विकसित देशों में समान जो नहीं होती है वो तकनीक उत्पत्ति नहीं होगा, जबकि विकासशील और विकसित देशों में समान होगी उत्पादकता के निम्न स्तर होंगे और निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा और पूंजी की कमी होगा, जो कि विशेषताएं हैं विकासशील या विकसित देशों में समान देखा जाता है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? आप जानते हैं जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? निजीकरण।
सार्वजनिक क्षेत्र में जब कोई निवेश करता है, विनिवेश करता है, तो उसको निजीकरण कहेंगे हम। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ये होगा प्रत्यक्ष संबंध। क्या है? प्रत्यक्ष संबंध। आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटक जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण है? निम्नलिखित में कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण है? इसमें प्रदूषण भी होगा, ओजोन क्षरण भी होगा और ग्रीन हाउस गैस भी होगा, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो जाता है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया? तो ये 1997 में। कब किया गया? 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल को UNFCCC स्वीकार किया। निम्नलिखित में से सही को सुमेलित करना है। ये राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है और वो किस राज्य में है, इनको मिलाना है। पहला है सिमलीपाल अभ्यारण्य। सिमलीपाल अभ्यारण्य जो ये उड़ीसा में है, भीतरकनिका, सिमलीपाल, ये सब वहाँ। गिर जो है गुजरात में है। गिर कहाँ है? गुजरात में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। और सरिस्का जो होगा उत्तर प्रदेश में होगा। सरिस्का उत्तर प्रदेश में। इस तरह से हम इनका आंसर देखेंगे तो सी नंबर सही हो जाएगा। 1 4 3 2। सिमलीपाल उड़ीसा, गिर गुजरात, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सरिस्का अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला है सत्यफल, ट्रूथ फ्रूट जो है ये कौन सा है? सत्यफल जो है ये कौन सा है? तो हम लोग देखेंगे सत्यफल जो है ये है अंडाशय। क्या है? अंडाशय जो है सत्यफल है। बीजांड, अंडप, ये परागकण, ये सब सत्यफल नहीं है। कॉड लीवर तेल। कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विटामिन डी। कॉड लीवर तेल आप देखेंगे मछली में पाया जाता है, इसमें विटामिन डी से संबंधित है। निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन का कारखाना अगर बोलेगा तो राइबोसोम, जबकि ऊर्जा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। जिसमें झिल्ली का अभाव होगा वो प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण जो है आलू है। क्या है? आलू है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम जो है फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या बोलता है? जाइलम जल का करता है, खनिज लवण का करता है, जबकि फ्लोएम जो है फोटोजेनेटिक उत्पादकों का परिवहन करता है। 20वां प्रश्न देखते हैं। स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 1%। सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में 1% करते हैं स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से। और अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश बनाता है, ये एसिटिलीन बनाता है। क्या बनाता है? एसिटिलीन। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो ये होगी 32। आप ये केमिस्ट्री वाले जो वीडियो डाले हैं उनमें जाके देखिए, ये पढ़ाया गया है। एन कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 होगी। आगे देखते हैं KLMN होता है उसमें, ठीक है। 2n² ऐसे करके फार्मूला होता है। K एक कक्षीय होता है तो 2n², 2 × 1 का स्क्वायर 2 होगा। K में 2 होगा, L में होगा 2, 8 होगा, L में 8 होगा, 2 8। इसके बाद आइए M में क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 32 हो जाएगा। 2 8 16 32 KLMN, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं ऐसे तत्व जो सभी गैसें हैं। तो ये इनर्ट गैस है जिसको कि हम अक्रिय गैस बोलते हैं 18वां समूह में, जबकि 17वां जो है वो हेलोजन का होता है। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त होते हैं, ये होता है OH-। क्या होता है? OH-।
स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन से कथन सत्य नहीं है? ये वाला लास्ट वाला सत्य नहीं है, जबकि ये तीनों सत्य है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा होती है। ऊंचाइयों में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होती है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सभी असत्य है, जबकि ये सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो ये होगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ नहीं होती है। भारत का प्रथम निर्यात औद्योगिकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था कांडला में। कहाँ? आप जानते हैं गुजरात में है कांडला बंदरगाह। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन कहाँ था? कांडला में। अगला है 28वां प्रश्न, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर कम करना। स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। विदेश से कोई भी चीज़ कम लाना और खुद में बिल्ड करना पावर, वो भारत का पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये झांसी में है। कहाँ है? झांसी में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 21। क्या करता है? अनुच्छेद 21 जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला है 31वां प्रश्न, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई? तो ये हुई है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना शक्तियों का प्रयोग सीधे करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसमें देखेंगे ये गैर संवैधानिक निकाय जो है इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल है। जबकि वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद में दिया गया है, 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। इसीलिए गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। आगे चलते हैं, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो ये परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची है। कौन है? समवर्ती सूची है। आगे चलते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। जैसे केंद्र सरकार का होता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? ये अशोक मेहता समिति किए थे। अशोक मेहता समिति जो है न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। इसमें हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान और स्रोत जो है इनको हम देखते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। इस तरह से हम लोग ऑप्शन ए को सही मानेंगे। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटेन से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, आपात उपबंध जर्मनी से, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं 38वां प्रश्न, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक में हुई? ये हुई अकबर में। कब? अकबर के समय से। आगे 45वां प्रश्न आते हैं, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक? पिछले स्मरणीय तथ्य में देख चुके हैं। मंदसौर अभिलेख जो होगा ये यशोवर्मन जो है
इसके शासनकाल में ही ये अभिलेख संबंधित है। ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये तीनों जो है सही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, ये सत्य है। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सियुकी में वर्णित है, ये भी सही है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। आगे 42वां क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ जानते हैं, ये सतलज नदी के किनारे है रोपड़। आगे है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तर मुगल काल में जो सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न है। 44वां प्रश्न कह रहा है प्रमुख जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी जो कि 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये शंख था। क्या था? प्रमुख जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी का जो है प्रतीक चिन्ह शंख था। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बनाया? ये गुरु अंगद ने। गुरु अंगद जो है वो लंगर व्यवस्था का अस्थाई बनाया, जबकि गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था को शुरुआत किया था। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसे राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो ये वारेन हेस्टिंग जो है वो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ? ये हुआ था 1906 में। 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला 48वां प्रश्न है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये है यूएसए और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। अंतिम प्रश्न देखते हैं 50वां प्रश्न। ये है निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? मूल राशि 7 है, जबकि ये आयतन जो है व्युत्पन्न राशि है। मूल राशि में ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, ज्योति तीव्रता, ये तीनों आते हैं। ताप का मात्रक केल्विन है, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, ज्योति तीव्रता का कैंडला है। इस तरह से हमने 17वां सेट का 50 प्रश्नों का जो सीरीज था वो ख़त्म करते हैं। और अब हम देखते हैं स्मरणीय तथ्य। क्या देखते हैं? स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में हम देखेंगे आज सैयद वंश के बारे में। किसके बारे में? सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां। कौन है? खिज़्र खां। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। एक ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैयत आला किसको बोल देंगे? खिज़्र खां जो है ये उपाधि धारण की थी, रैयत आला। लोदी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोदी है। और सिकंदर लोदी जो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर जाने के प्रतिबंध लगाया था। ये जो है तजिया निकालना और मज़ार पर महिलाओं को जाने का पर प्रतिबंध लगाया था। इसने गुरुलिखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। गुरुलिखी जो है एक शीर्षक से फारसी कविता का रचना किया था ये सिकंदर लोदी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। कौन था? देवल जो है एक बंदरगाह था जो कि सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। आगे देखेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य का जो है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो ये है हरिहर बुक्का। कौन है? हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। कौन थी? हम्पी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग, क्या है? वेद मार्ग प्रतिष्ठान प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम जो था इस वंश का वो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलस कोंटी, याद रखेंगे निकोलस कोंटी जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में
इटली के यात्री निकोलस कोंटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक आया था। याद रखेंगे, देवराय प्रथम में निकोलस कोंटी जो कि इटली का था, और देवराय दो के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी थी। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कौन आया था? डोमिगोस पायस जो है विजयनगर आया था। ये पुर्तगाली यात्री थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा भी विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में 2 आदमी आया था पुर्तगाली। कौन कौन? डोमिगोस पायस और बारबोसा। जबकि अच्युत राय के शासनकाल में नुनीज आया था। अच्युत राय के शासनकाल में नुनीज आया था। आगे देखते हैं, मुगल शासक बाबर। मुगल शासक जो है ये बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। मुगल शासक जो है बाबर कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। अष्टदिग्गज किसे कहा गया? कृष्णदेव राय के दरबार में जो तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालिकोटा युद्ध था। तालिकोटा का जो युद्ध हुआ वही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। और तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इसे याद रखेंगे। तालिकोटा का युद्ध आपको 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इस तरह से हम लोग स्मरणीय तथ्य को भी पूरा किए और 17वां सीरीज भी पूरा हो गया। 17 सीढ़ी चढ़ने के बाद अब कल पुनः हम इसी समय 7 बजे हाजिर होंगे 18वां प्रैक्टिस सेट लेके। और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना मुन्ना यादव आपके बीच हर रोज़ शाम 7 बजे एक सेट लेके हाजिर होता है। ये सीरीज 100 दिनों का है, 100 सेट है, 100 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब तक हम लोग 17 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अब कल पुनः 18वां सीढ़ी पर पैर रखेंगे और 18 प्रैक्टिस सेट पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।